एविएशन सेक्टर में एक और एयरलाइन डूबने की कगार पर पहुंच गई है। वाडिया समूह की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने दिवालिया होने के लिए आवेदन किया है। भारी कर्ज के बोझ की वजह से कंपनी की आर्थिक सेहत बिगड़ी हुई है। ऊपर से खराबी के कारण कंपनी के 28 विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। कर्ज को लेकर कंपनी का डिफॉल्ट करने की आशंका बढ़ गई है, जिसे देखते हुए गो फर्स्ट ने दिवालिया के लिए आवेदन किया। इस बीच कंपनी ने 5 मई तक अपनी सभी उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। सर, पहला सवाल, अचानक इस संकट में क्यों फंस गई गो फर्स्ट? गो फर्स्ट का संकट पिछले करीब 6 महीने से चल रहा था। भारत की सारी एविएशन कंपनियों को कोविड के दौरान झटका लगा था। स्पाइस, इंडिगो, विस्तारा और सबसे ज़्यादा नुकसान गो फर्स्ट को हुआ था। पर गो फर्स्ट का विवाद इंजन्स को लेकर है। गो फर्स्ट ने एयरबस के A320 नियो विमान खरीदे थे, जिसमें प्रैट एंड विटनी के इंजन्स लगे हुए हैं। ये वो कंपनी है जो एयरबस को इंजन सप्लाई करती है। इससे नए इंजन्स मिलने थे और क्योंकि मौजूदा इंजनों में खराबी थी और उसके कारण भारत का जो नियामक था DGCA, वो गो फर्स्ट के जहाज़ को ग्राउंड कर चुका था। जहाज़ नहीं उड़ रहे थे तो कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा था और कैश ना होने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। प्रैट एंड विटनी के साथ कंपनी का विवाद चला। सिंगापुर के कोर्ट से फैसला भी आया। उस सिंगापुर के कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि कम से कम 10 इंजनों के पुर्जों की आपूर्ति प्रैट एंड विटनी करे। लेकिन फिर भी गो फर्स्ट के मालिकों और प्रैट एंड विटनी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर सहमति नहीं बन पाई और अंततः कंपनी के एक एक करके एयरक्राफ्ट ग्राउंड होते चले गए। इंजन की आपूर्ति नहीं हो पाई और अब कल ये स्थिति आई कि अचानक चौंकाते हुए गो फर्स्ट ने बैंकरप्सी की अर्जी डाल दी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर और घोषित रूप से भारत की पहली ऐसी एयरलाइंस जिसने जाकर स्वयं अपनी बैंकरप्सी फाइल की, ऐसी स्थिति में आ गई। वाडिया समूह की से संचालित ये कंपनी है। इसके बाद काफ़ी बाजार में काफ़ी कोहराम मचा, अलग अलग तरीके से इसके असर हुई, जिस पर हम आज विश्लेषण करेंगे। पर इंजन की समस्या और आपूर्ति की समस्या को लेकर किसी कंपनी के बैंकरप्ट होने का ये पहला अपने तरीके का पहला मामला है। कंपनी हालांकि एविएशन सेक्टर में कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं, बीमार होती हैं, खर्चे और नुकसान बढ़ने के कारण, पर इंजन की सप्लाई को लेकर सप्लायर के साथ बात ना बनने के कारण भारत की एक एयरलाइंस जो कि नो फ्रिल्स एयरलाइंस थी, गो फर्स्ट, वो अब ज़मीन पर है। उसके सारे जहाज 28 ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा उसका बेड़ा ज़मीन पर है और अब कंपनी की आर्थिक स्थिति है कि उसके पास फिलहाल फ्यूल का पैसा देने के लायक भी कैश नहीं है। सर, तो कौन कौन से बैंकों पर चोट पड़ेगी? जब दिवालिया होंगे तो निश्चित तौर पे बात है जिन्होंने कर्ज दिया है उन पर असर आएगा। हाँ, और उसका असर आज हमें बाजार पर दिखाई दिया। 4-5 बड़े बैंक हैं जिन्होंने कर्ज दे रखा था। इसमें एक्सिस बैंक है, इसमें IDBI बैंक है, इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अब डाइचे बैंक भी इसमें शामिल है। तो जो बैंक्स बाजार में सूचीबद्ध थे उनके स्टॉक्स में आज हमने तेज गिरावट भी देखी। और ये जो बड़ी देनदारी है, करीब 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर की देनदारी है जो हमें दिखाई दे रही है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, IDBI बैंक है। गो फर्स्ट पर इतना कर्ज है और अब कंपनी अगर उसके कैश फ्लो टूट चुके हैं, जहाज नहीं उड़ रहे हैं, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी हुई है, ऐसी स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो दिवालिया होने के लिए आवेदन कर दे। इसके बाद बैंक बुरी तरह लड़खड़ा गए हैं क्योंकि बैंकों को एविएशन सेक्टर से अचानक इस तरीके की क्राइसिस की उम्मीद नहीं थी। अभी बैंक एक एविएशन सेक्टर की क्राइसिस से एक बड़ी कंपनी के डिफॉल्ट होने से जूझ ही रहे हैं जो कि जेट एयरवेज है। उसका मामला अभी बैंकरप्सी कोर्ट में फंसा हुआ है। उसके लिए ग्राहक ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्रेडिटर्स को उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तब तक एक एयरलाइंस और जाकर कतार में खड़ी हो गई जो कि बैंकरप्सी के दरवाजे पर है, जहां पर जाकर फिर वही पुरानी प्रक्रिया शुरू होगी। वो कंपनी कर्ज नहीं चुका पाएगी, फिर इसके एसेट्स के साथ कर्ज चुकाने की कोशिश की जाएगी। सर, तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके बाद गो फर्स्ट अब उड़ पाएगी? बड़ा मुश्किल है शुभम। हमने देखा है कि एविएशन कंपनियां जब बैंकरप्ट होती हैं या ख़त्म होती हैं तो उन्हें दोबारा खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। जेट एयरवेज़ की परिस्थिति देखी, 2 साल से जेट एयरवेज़ को चलाने की, खड़े करने की हर संभव कोशिश हो रही है, पर जेट के जहाज उड़ नहीं पाए दोबारा, क्योंकि एविएशन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल काफ़ी फ्रेजाइल होता है, काफ़ी नाजुक होता है। छोटी मोटे घटनाक्रमों के कारण भी इस पर बड़ा असर होता है। ये मामला ऐसा है गो फर्स्ट का जिसमें कि जो प्रैट एंड विटनी का ज्यूरिडिक्शन अमेरिका में है, एक सप्लायर और कंपनी के बीच का एग्रीमेंट है। सरकार इसमें एक सीमा से अधिक दखल नहीं कर सकती क्योंकि ये दो कंपनियों के बीच का मामला है। हालांकि कल सरकार की तरफ से कहा गया कि वो हर संभव मदद करेगी गो फर्स्ट को, लेकिन आज की परिस्थिति में अब गो फर्स्ट के जो देनदारियाँ हैं, कंपनी को होने वाला नुकसान है,
उसकी स्थिति उसे देखते हुए गोफस्ट के लिए दोबारा खड़े हो पाना मुश्किल है, और जब तक वो खड़े हो पाएगी तब तक बाजार से उसका बड़ा हिस्सा निकल चुका होगा। और इसलिए आज आप देखिए बाजार में दो तरीके के घटनाक्रम हमें दिखाई दिए। शेयर बाजार आमतौर पर ऐसी घटनाओं का सबसे दिलचस्प और सबसे ऑथेंटिक आईना होता है, वो बताता है। एक तरफ गोफस्ट को पैसा देने वाले बैंक्स के शेयर डूब रहे थे, दूसरी तरफ गोफस्ट की प्रतिस्पर्धी कंपनियों के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, इंडिगो और स्पाइस के। स्पाइस जो वैसे ही संकट में है, किनारे खड़ी हुई थी, उसका स्टॉक भी आज बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो रूट्स जो सर्किट्स गोएयर के जहाज़ों के बंद होने से खाली हुए हैं, उन पर इंडिगो और विस्तारा और इंजस और स्पाइस जैसी कंपनियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चूंकि टाटा की कंपनियां अभी लिस्टेड नहीं हैं, तो दो जो लिस्टेड कंपनियां, उन दोनों लिस्टेड कंपनियों पे बाजार में आज काफ़ी एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि उन्हें गोएयर के ट्रैफिक के नुकसान का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें गोएयर के लिए दोबारा खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि एक तो कर्ज बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये जो इंजनों की समस्या है वो पिछले एक साल में हल नहीं हो पाई है। सर एक सवाल और, आपने कहा पहले जेट थी, उससे पहले अगर हम देखें तो किंगफिशर थी, अब गो फर्स्ट है। भारत में एविएशन सेक्टर को लेकर कौन सा ग्रहण लगा, ये उड़ नहीं पाता, स्वस्थ नहीं रह पाता? और उससे पहले से भी आप देखें अगर, तो भारत में एविएशन कंपनियों के बंद होने का इतिहास तो बहुत पुराना है। एनईपीसी, लुफ्थांसा, एक के बाद एक, एयर डेक्कन, सहारा, बहुत लंबी सूची है भारत में। जिस दिन से भारत में एविएशन सेक्टर का उदारीकरण हुआ है, ओपन स्काई पॉलिसी आई है, उसके बाद से 10-12 साल से ज़्यादा कोई कंपनी खड़ी हो नहीं दिखती। जेट एयरवेज आई, 10 साल बाद खत्म हो गई। जेट एयरवेज से पहले जो कंपनियां थीं वो नहीं चली, तो हमने उन कंपनियों को डूबते हुए देखा। एयर इंडिया चलने ना चलने में बराबर थी, क्योंकि एयर इंडिया चल भी रही थी चूंकि सरकार की पूंजी और सब्सिडी पे चल रही थी, नहीं तो घाटा बना रही थी। नहीं तो एयर इंडिया भी इसी तरह से बंद हो चुकी होती। एयर इंडिया बिकी तो उसे आगे चल रही, तो अब शायद उसके आगे चलने की उम्मीद है टाटा की तरफ से। अभी भी एयर इंडिया की सर्विसेज को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो अगर आपको ये दिखाई देगा कि भारत के पिछले 25 साल के एविएशन के इतिहास में देखें तो किसी कंपनी की आयु लंबी साबित नहीं हुई है। कंपनियाँ 8-10 साल ही चल पाती हैं। उसकी वही वजह है कि एविएशन सेक्टर का पूरा बिजनेस मॉडल भी दबाव में है। सबसे ज़्यादा लागत एविएशन कंपनियों की फ्यूल को लेकर होती है। जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, एविएशन टरबाइन फ्यूल महंगा होता है, भारत में एटीएफ पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, कंपनियों की उड़ानों की लागत बढ़ती चली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी छोटा मोटा घटनाक्रम होता है, पर्यावरण की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से, बीमारी की दृष्टि से, तो एविएशन कंपनियों के खर्चे तो बढ़ जाते हैं, पर उनकी सेल्स पर, बिक्री पर, उनकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अभी कोविड के दौरान हुआ है। इस पर गोफस्ट की स्थिति ये है, एयर इंडिया अभी कर्ज से उबर कर खड़े होने की कोशिश कर रही है। स्पाइस जेट में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, संकट है स्पाइस जेट के भीतर। केवल इंडिगो एक ऐसी बड़ी एयरलाइन है जिसे आप मान सकते हैं कि पूरे भारत में अभी बेहतर ढंग से चल रही है, हालांकि उसके भी फिनांसेस पर दबाव दिखाई दे रहा है। तो एविएशन सेक्टर में बड़ी उथल पुथल है भारत के में, जो हर 10 साल बाद हमें होती दिखाई दे रही है।